हेलो एंड अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ ऑन हब। मैं डॉक्टर शिल्पा दुआपी से फिर से स्वागत कर रही हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। चलिए हम बात करते हैं कि यदि किसी को पेटेंट फाइल करना है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है। देखिए, पेटेंट फाइल करने के लिए सबसे ज़रूरी है पेटेंट सर्च, क्योंकि पेटेंट सर्च ही एक ऐसा मौका प्रदान कर रहा है कि जो आपको बता रहा है कि क्या आपका पेटेंट बिल्कुल जिसको आप फाइल करना चाह रहे हैं क्या वो बिल्कुल नया है। एप्लीकेशन में जो भी आपने क्लेम्स फाइल किए हैं या जो भी आपने इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी है क्या वो एकदम नई है या फिर कोई ऑलरेडी मौजूद है किसी के पेटेंट में। तो इसकी जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी? इसकी जानकारी आपको मिलेगी विद द हेल्प ऑफ पेटेंट सर्च। पेटेंट सर्च के लिए डिफरेंट डेटाबेस अवेलेबल हैं। इवन हर एक कंट्री के पास पेटेंट सर्च के लिए डेटाबेस अवेलेबल हैं। द सेम इज़ फॉर इंडिया ऑल्सो। इंडिया के पास भी पेटेंट सर्च का डेटाबेस है, ताकि पता चल जाए कि जिस खोज के लिए आप पेटेंट फाइल करना चाह रहे हैं कि क्या वो खोज पहले से मौजूद तो नहीं है। क्योंकि एज सच अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो हो सकता है कि आपको रिफाइंड इन्फॉर्मेशन ना मिल पाए उसके बारे में। तो इसलिए आईपी इंडिया की वेबसाइट है या फिर यूरोपियन यूनियन है या फिर यूएस की भी वेबसाइट है जो कि पर्टिकुलर कंट्री में, जैसा कि हम जानते हैं कि पेटेंट फाइलिंग जो कि एक टेरिटोरियल राइट्स है कि जिस कंट्री में फाइल किया जाएगा उसी कंट्री में उसको ग्रांट किया जाएगा, जब तक कि आप पीसीटी के थ्रू नहीं जा रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज में अपने पेटेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो चलिए जानते हैं पेटेंट सर्च क्यों ज़रूरी है और पेटेंट सर्च का डेटाबेस से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। देखिए, सबसे पहले तो पेटेंट सर्च क्या बता रहा है। पेटेंट सर्च ये बता रहा है कि जो पेटेंट या फिर जो खोज के लिए आप पेटेंट फाइल करने जा रहे हैं क्या वो पहले से मौजूद तो नहीं है, क्योंकि आपने अपनी खोज के लिए बहुत सारा टाइम और मनी और एनर्जी भी लगाया है और वो सब वेस्ट नहीं होना चाहिए। इसके लिए पेटेंट सर्च करना बहुत ज़रूरी है। पेटेंट सर्च आपको क्या बता रहा है कि जो भी क्लेम्स आपने फाइल किए हैं अपने पेटेंट में क्या वो क्लेम्स का कुछ पार्ट तो अवेलेबल नहीं है या फिर पूरे के पूरे क्लेम्स तो अवेलेबल नहीं है। क्योंकि हमें लगता है कि हमने अपनी खोज को एकदम नए तरीके से किया है, बट हो सकता है कि आपकी खोज के रिलेटेड और भी बहुत सी खोजें की गई हों। तो उसके लिए पेटेंट सर्च कर लीजिए ज़रूरी, पेटेंट फाइल करने से पहले। पेटेंट सर्च से और भी फ़ायदा हो रहा है। पेटेंट सर्च ये भी बता रहा है कि क्या आपका पेटेंट फाइलिंग के नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, या फिर यदि आपके किसी कंपटीटर ने सेम या आपकी खोज से रिलेटेड किसी खोज के लिए अगर पेटेंट लिया है तो क्या वो पेटेंट मान्य है या अमान्य है, ये भी हमें पेटेंट सर्च से पता चल जाता है। क्योंकि पेटेंट सर्च के लिए हमें कोई फीस पे नहीं करनी है, ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोसेस है जो कि हमें बता रहा है और हमें कंफर्म कर रहा है कि जो पेटेंट हम फाइल करने जा रहे हैं उसके रिलेटेड, हमारे क्लेम्स के रिलेटेड और कोई भी दूसरे क्लेम्स नहीं है। क्योंकि किसी इन्वेंशन के लिए ये भी हो सकता है कि सपोज आपने 10 क्लेम्स मेंशन किए हैं, लेकिन उन 10 क्लेम्स में से हो सकता है कि 2 क्लेम्स ऑलरेडी पेटेंट में मेंशन किए गए हैं। तो उसके लिए आपको क्या है कि यहाँ पे आप सतर्क हो जाएंगे पहले से ही कि यदि ये 2 क्लेम्स ऑलरेडी पेटेंट में है तो क्या मुझे इन क्लेम्स को चेंज करना चाहिए, या फिर जो 2 क्लेम्स ऑलरेडी हैं क्या वो क्लेम्स मान्य है या अमान्य है। ये एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है पेटेंट सर्च आपके पेटेंट फाइलिंग के प्रोसेस को। तो चलिए जुड़िए रहिए मेरे साथ, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे पेटेंट सर्च किया जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हम गए आईपी इंडिया की वेबसाइट पे, जहाँ पे कि हम गए पब्लिक सर्च पे और यहाँ पे दे रखा है पेटेंट। यदि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्लिक ओके टू प्रोसीड, ये आपको डायरेक्ट करेगा पब्लिक सर्च में जो कि है INPAS, दैट इज द इंडियन पेटेंट एडवांस सर्च सिस्टम। और आप इसमें जो भी अपना पेटेंट की इंफॉर्मेशन सर्च करना चाहते हैं, चाहे तो वो पेटेंट एप्लीकेशन पब्लिश हो चुकी है या फिर वो पेटेंट ग्रांट हो चुका है, उसके हिसाब से आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए या आप अपनी इंफॉर्मेशन को जितना रिफाइन करना चाहते हैं आप यहाँ पे रिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ड्रॉप डाउन बॉक्सेस दिए हैं। यदि आप इसमें एक एक इंफॉर्मेशन अगर डालते जाएंगे, जैसे कि आप देखिए कि एप्लीकेशन डेट, यदि आपको एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन डेट डालते हैं या फिर पब्लिकेशन डेट डालते हैं उसके हिसाब से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। या फिर आप अगर टाइटल को पता है आपको कोई पेटेंट का, तो अगर वो आप डालते हैं तो वो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। या फिर इन्वेंटर नेम, इन्वेंटर कंट्री, इसमें से आप जो भी ड्रॉप डाउन में आप इन्फॉर्मेशन, जितनी इन्फॉर्मेशन आप रिफाइन करेंगे, जितनी इन्फॉर्मेशन आप इन बॉक्सेस में डालते जाएंगे उतनी ही आपकी इन्फॉर्मेशन रिफाइन होती जाएगी। यदि मैं यहाँ पे डालती हूँ कि प्लीज एंटर टाइटल में एजिथ्रोमाइसिन,
यदि आप इसको सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं कि एजिथ्रोमाइसिन के टोटल डॉक्यूमेंट्स 59 यहाँ पे रिसीव हो चुके हैं। और यदि आपको एप्लीकेंट का नाम पता है या फिर इन्वेंटर का नाम पता है, उससे भी अगर सर्च करना चाहते हैं तो आपकी इंफॉर्मेशन और रिफाइन हो जाएगी। देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर दिया है। अगर आप स्पेसिफिक एप्लीकेशन नंबर आप जाके अगर सर्च करते हैं, चलिए हम ट्राई करते हैं। ये भी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन नंबर से अगर हम सर्च कर रहे हैं, यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दी है, दैट इज द प्लीज एंटर एप्लीकेशन नंबर। यदि हम यहाँ पे इसको इंफॉर्मेशन को ऐड करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिर से कैप्चे आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे एकदम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आ गई है जो कि बता रहा है कि पब्लिकेशन स्टेटस पब्लिश्ड है। यदि हम एप्लीकेशन स्टेटस में जाएंगे तो यदि हम फिर से कैप्चा यहाँ पे ऐड करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन डिटेल, पीसीटी नेशनल फेज, एप्लीकेशन का टाइप देख सकते हैं। यहाँ पे यदि वो एप्लीकेशन ऑर्डिनरी एप्लीकेशन होगी तो यहाँ पे ऑर्डिनरी एप्लीकेशन लिखा होगा। यदि वो कन्वेंशन एप्लीकेशन होगी तो यहाँ पे कन्वेंशन एप्लीकेशन लिखा होगा। क्योंकि ये एप्लीकेशन का टाइप है, यानी कि पीसीटी फाइल हो चुका है और वो पीसीटी एक पर्टिकुलर नेशनल फेज में भी जा चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पीसीटी इंटरनेशनल फाइलिंग डेट क्या है, प्रायोरिटी डेट क्या थी, रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, यहाँ पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। देखिए एफटीआर इशूड बट रिप्लाइड नॉट फाइल, क्योंकि ये एप्लीकेशन पीसीटी इंटरनेशनल एप्लीकेशन है तो इसलिए यहाँ पे पीसीटी इंटरनेशनल एप्लीकेशन नंबर दिया गया है। यदि हम जाते हैं व्यू डॉक्यूमेंट में तो देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट इन्होंने सबमिट किए हैं। इन्होंने सबमिट किए हैं फॉर्म 1 प्रूफ ऑफ राइट, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में बात किया था कि यदि एप्लीकेशन फाइल करनी है इन्वेंटर को तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन चाहिए ऑब्वियसली। फॉर्म 1 जो कि एप्लीकेशन फॉर्म है पेटेंट फाइल करने के लिए, वो भी जरूर चाहिए। यदि कोई ड्राइंग्स हैं उनकी तो वो ड्राइंग्स भी इन्होंने सबमिट किया है यहाँ पे। और प्रूफ ऑफ राइट का इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये एप्लीकेशन पीसीटी नेशनल फेज में जा चुकी है तो इसलिए इन्होंने और ज्यादा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सबमिट किए हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है सबमिशन ऑफ अपडेटेड फॉर्म 3। यदि एप्लीकेशन फाइल करने के बाद यदि इन्वेंटर को लगता है या फिर एप्लीकेंट को लगता है कि उसे कुछ और अपने एप्लीकेशन में अपग्रेडेशंस करने हैं या फिर कुछ अमेंडमेंट्स करने हैं तो उसके लिए भी प्रोविजन दिया गया है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं अपडेटेड फॉर्म 3 listing details of patent application filed outside India for the same or substantially the same invention। यदि आप ड्राइंग्स देखेंगे तो देखिए जो भी इनके ड्राइंग्स हैं, इन्होंने ये ड्राइंग्स भी सबमिट किए हैं। और इन ड्राइंग्स का डिस्क्रिप्शन देना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ ड्राइंग्स देना इज नॉट सफिशिएंट। फिगर्स के साथ मेंशन किया है, पावर ऑफ अटॉर्नी भी दिया है इन्होंने। चलिए देखते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी में क्या मेंशन किया है इन्होंने। इस तरह का ये पावर ऑफ अटॉर्नी रहेगा। क्योंकि इन्होंने पेटेंट एजेंट को हायर किया है इसलिए इन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी भी दिया है। पावर ऑफ अटॉर्नी इसलिए जरूरी है क्योंकि यदि एप्लीकेंट खुद से एप्लीकेशन फाइल ना करके कोई चाहता है कि कोई दूसरा उसके बिहाफ पे एप्लीकेशन फाइल करे तो उसके लिए भी प्रोविजन है, लेकिन उसके लिए पहले पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार करना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे का प्रोसेस हो पाएगा। ये देखिए फॉर्म 1 में इन्होंने क्या दिया है। क्योंकि ये एप्लीकेशन पीसीटी नेशनल फेज में जा चुकी है इसलिए एप्लीकेंट ने यहाँ पे ऑर्डिनरी और कन्वेंशन को क्रॉस किया है। यदि उसकी एप्लीकेशन ऑर्डिनरी एप्लीकेशन होती तो वो ऑर्डिनरी को टिक मार्क करता है या फिर कन्वेंशन को, बट क्योंकि उसकी एप्लीकेशन पीसीटी नेशनल फेज में जा चुकी है इसलिए उन्होंने पीसीटी नेशनल फेज को किया है प्रोसेसिंग के लिए। यहाँ पे एप्लीकेंट फुल नाम है, नेशनलिटी है, नेचुरल पर्सन है क्या, नहीं नेचुरल पर्सन नहीं है वो, ना तो वो स्मॉल एंटिटी है ना तो वो स्टार्टअप है, तो उन्होंने अदर्स को टिक मार्क किया है। चलिए देखते हैं इन्वेंटर्स के नाम यहाँ पे मेंशन किए हैं इन्होंने। टाइटल ऑफ द इन्वेंशन यहाँ पे मेंशन किया है एजिथ्रोमाइसिन एंड डॉक्सिथ्रोमाइसिन डेरिवेटिव्स एज फेनोलाइटिक ड्रग्स।
एड्रेस दिया है यहाँ पे इन्होंने, ऑथराइज्ड रजिस्टर्ड पेटेंट एजेंट की भी इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है। देखिए फॉर्म 1 होता है जिसमें कि एप्लीकेशन फॉर्म होता है, और जो फॉर्म 2 होता है उसमें या तो आप प्रोविजनल फाइल कर रहे हैं या फिर कंप्लीट फाइलिंग कर रहे हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन फॉर्म 2 में प्रोवाइड करनी पड़ती है। डिक्लेरेशन ऑफ इन्वेंटर बाय द इन्वेंटरशिप भी आप देख सकते हैं, डिक्लेरेशन बाय द एप्लीकेंट भी आप देख सकते हैं, द कन्वेंशन कंट्री, यानी कि उसने प्रायोरिटी लिया है अपने एप्लीकेशन के लिए। ये टोटल फी है जो कि उन्होंने पे की है अपने एप्लीकेशन फाइलिंग के लिए नेशनल फेज के लिए। फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट भी आ चुकी है, बट उन्होंने अपना रिप्लाई देना अभी बाकी है फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट का। ये है फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट का फॉर्मेट जो कि आईपीओ की तरफ से प्रोवाइड किया गया है एप्लीकेंट या फिर इन्वेंटर को। जनरली ये फॉर्मेट रहता है। नॉन पेटेंटेबिलिटी यदि कुछ दिख रहा है उनको तो वो भी उन्होंने मेंशन किया है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी क्या है पेटेंट, क्योंकि यदि पूरी इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की जाएगी तो पेटेंट ग्रांट होना बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है। देखिए हमने अभी बात की थी कि पब्लिश्ड में यदि आप इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की सर्च रिपोर्ट अलग से आएगी, क्योंकि हमने एजिथ्रोमाइसिन को जब पब्लिश में डाला था तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को शो कर रहा था 59। यदि सेम एजिथ्रोमाइसिन टाइटल को हम ग्रांटेड में डालते हैं तो देखिए यहाँ पे कितने डॉक्यूमेंट्स शो होते हैं, और आप यहाँ पे जितनी इंफॉर्मेशन डालते जाएंगे, यदि आपको पेटेंट नंबर पता है, इन्वेंटर का नाम पता है, इन्वेंटर कंट्री पता है, आप जितना इसमें इंफॉर्मेशन डालते जाएंगे आपकी इंफॉर्मेशन उतनी ही रिफाइन होती जाएगी, यानी कि आपको बहुत ज्यादा फिर सर्चिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए ये भी करके देखते हैं कि अभी हमको कितने डॉक्यूमेंट सर्च करके मिलते हैं। देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आए 13, यानी कि ये सभी पेटेंट्स जो कि ग्रांट हो चुके हैं। यदि इनका देखिए मुंबई है, दिल्ली है, यदि कोई एप्लीकेशन अगर मुंबई ऑफिस में से ग्रांट हुई है या फिर कोई एप्लीकेशन अगर दिल्ली ऑफिस में से ग्रांट हुई है, चलिए देखते हैं कोई एक पर्टिकुलर का एप्लीकेशन स्टेटस उन्होंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में सबमिट किया है। ये भी एप्लीकेशन टाइप है पीसीटी नेशनल फेज एप्लीकेशन है ये, जो कि मुंबई ऑफिस में सबमिट करने के बाद ग्रांट की गई है। क्रिस्टलाइन एजिथ्रोमाइसिन एप्लीकेशन स्टेटस, देखिए जब ब्रांडेड एप्लीकेशन है तो यहाँ पे पेटेंट नंबर आ जाता है। देखिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या इन्होंने सबमिट किए हैं, फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3 इन्होंने सबमिट किया है। क्लेम्स जो कि ग्रांट हो चुके हैं, कौन कौन से क्लेम्स इन्होंने सबमिट किए हैं वो भी देखते हैं। इन्होंने अपने पेटेंट एप्लीकेशन में 3 क्लेम्स सबमिट किए थे और जो कि उन्हें ग्रांट भी हो चुके हैं। यदि अप टू 10 क्लेम्स है तो उसके लिए एक्स्ट्रा फी पे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि क्लेम्स मोर देन 10 है तो उसके लिए ऑब्वियसली एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत है। ये डॉक्यूमेंट्स इन्होंने कुछ सबमिट किए हैं पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए, पीसीटी, क्योंकि पीसीटी के लिए रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी अलग होती हैं। इंटरनेशनल फाइलिंग डेट, प्रायोरिटी डेट क्या लिया था इन्होंने, दैट इज 2001, और जो इन्होंने पीसीटी फाइल किया था उसकी डेट इन्होंने ली है 2002। एप्लीकेंट इज द फाइजर, क्योंकि ये इंटरनेशनल एप्लीकेशन है, यानी कि पीसीटी के अंतर्गत ये एप्लीकेशन फाइल की गई है, तो यहाँ पे इंटरनेशनल प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन रिपोर्ट का होना जरूरी है। इंटरनेशनल सर्चिंग अथॉरिटी को अपनी सर्च रिपोर्ट देना जरूरी है यदि पीसीटी एप्लीकेशन है। पहले हमने बात की थी पीसीटी इंटरनेशनल एप्लीकेशन, यदि की एप्लीकेशन पेटेंट एप्लीकेशन पीसीटी के अंतर्गत अगर फाइल की गई है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स की क्या जरूरत है। चलिए हम देखते हैं और एक एप्लीकेशन एजिथ्रोमाइसिन कंपोजिशन, इसका स्टेटस देखते हैं। ये एप्लीकेशन कहाँ पे फाइल की गई है, या तो एज ए कन्वेंशन या फिर ऑर्डिनरी।
देखिए ये ऑर्डिनरी एप्लीकेशन फाइल की गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं एप्लीकेशन टाइप ऑर्डिनरी है यहाँ पे, और चूंकि एप्लीकेंट नेम फाइजर है, फील्ड ऑफ इन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि फार्मास्यूटिकल्स की फील्ड है, एप्लीकेशन ग्रांट हो चुकी है इसलिए पेटेंट नंबर यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। देखते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या इन्होंने सबमिट किए हैं। फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, फॉर्म 4। ये डॉक्यूमेंट्स कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो कि हर एक पेटेंट एप्लीकेशन के साथ फाइल किए जाते हैं। फॉर्म 1 यानी कि एप्लीकेशन फॉर द पेटेंट फाइलिंग, फॉर्म 2 आइदर प्रोविजनल और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, फॉर्म 3 स्टेटमेंट एंड अंडरटेकिंग, मींस एप्लीकेंट को टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करना पड़ता है पेटेंट ऑफिस को, यदि वो एप्लीकेशन को किसी दूसरे कंट्री में फाइल कर रहा है तो उसे अपडेट करना पड़ेगा पेटेंट ऑफिस को। तो दैट इज द स्टेटमेंट एंड अंडरटेकिंग व्हिच इज द फॉर्म 3 अंडर सेक्शन 8। कंप्लीट डिस्क्रिप्शन की फाइल इन्होंने दी है, इसमें कि टाइटल ऑफ द इन्वेंशन, फील्ड ऑफ द इन्वेंशन जो कि फार्मास्यूटिकल्स की फील्ड है, बैकग्राउंड ऑफ द इन्वेंशन यानी कि प्रायर आर्ट क्या है उस इन्वेंशन का। और जब भी अगर एप्लीकेंट अपनी एप्लीकेशन को फाइल कर रहा है तो सपोज एजिथ्रोमाइसिन, देयर आर सो मेनी एजिथ्रोमाइसिन प्रिपरेशंस अवेलेबल इन द मार्केट, लेकिन जब एप्लीकेंट नई से एप्लीकेशन पेटेंट फाइल करने जा रहा है एजिथ्रोमाइसिन में, तो क्या प्रॉब्लम्स थे ऑलरेडी प्रिपरेशन में और क्या उसमें वो सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है उन प्रॉब्लम्स को। यदि सपोज ऑलरेडी जो एजिथ्रोमाइसिन है अवेलेबल, सपोज उसमें कोई साइड इफेक्ट जैसे कि हेडेक है, नोजिया है, वॉमिटिंग है, तो पर्टिकुलर इन्वेंशन जो पेटेंट एप्लीकेंट अभी फाइल करने जा रहा है तो क्या वो उन सभी साइड इफेक्ट्स को दूर कर रहा है या फिर बायो अवेलेबिलिटी बढ़ा रही है उसके पेटेंट यानी कि उसकी प्रिपरेशन। समरी ऑफ द इन्वेंशन इन्होंने मेंशन किया है। ये पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। अगर इंग्रेडिएंट्स हैं तो इंग्रेडिएंट्स की कॉम्पोजिशन क्या है, हर एक इंफॉर्मेशन यानी कि डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द इन्वेंशन मेंशन करना बहुत ही जरूरी है। और यदि इन्होंने कोई ड्राइंग्स अगर मेंशन की हैं तो उस ड्राइंग्स का भी डिस्क्रिप्शन देना बहुत जरूरी है। देखते हैं अदर डॉक्यूमेंट्स में इन्होंने क्या सबमिट किया है। यूनाइटेड स्टेट्स रीइश्यूड पेटेंट, पेटेंट नंबर, ये है इन्वेंशन मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग एजिथ्रोमाइसिन, यानी कि पेटेंट एप्लीकेंट को यदि कोई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं तो वो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उनकी इन्वेंशन किसी और इन्वेंशन से रेलिवेंट हो तो उनको उसका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना जरूरी है एज ए सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स। तो हम देख सकते हैं कि ये सभी एप्लीकेशन यानी कि फॉर्म्स एप्लीकेंट ने सबमिट किया है। एब्स्ट्रैक्ट जो कि वर्ड लिमिट होती है एब्स्ट्रैक्ट की, वो भी उन्होंने मेंशन किया है। पर तो ये तो हमने बात की यदि आईपीओ में पेटेंट सर्च करना है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, बट पेटेंट सर्च और भी जगह पे हो सकता है, जैसे कि ई-स्पेसनेट जो कि यूरोपियन यूनियन पेटेंट ऑफिस का पेटेंट सर्च सिस्टम है, वाइपो का पेटेंट सर्च सिस्टम अलग है, पेटेंट स्कोप यूएस पेटेंट ऑफिस का अलग से पेटेंट सर्च सिस्टम है। तो हर एक कंट्री और वाइपो भी पब्लिक सर्च प्रोवाइड करते हैं। यदि पेटेंट फाइल करना है तो उसके पहले पब्लिक सर्च करना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपके टाइम, मनी और एनर्जी को एक बहुत ही लार्ज अमाउंट तक सेव कर सकता है। पेटेंट सर्च हम और कहाँ से कर सकते हैं, देखिए हमने भी डिस्कस किया था कि ई-स्पेसनेट जो कि यूरोपियन यूनियन पेटेंट ऑफिस का सर्च इंजन है, यानी कि पेटेंट सर्च इंजन है। चलिए यहाँ पर ट्राई करते हैं। जब हमने आईपीओ की वेबसाइट पर डाला था इनके पास में एजिथ्रोमाइसिन, तो वहाँ पे 59 रिजल्ट्स आए थे जो कि पब्लिश थे, और जब हमने ग्रांटेड में डाला था तो वहाँ पर रिजल्ट्स आए थे 30। तो चलिए यहाँ पर डाल के देखते हैं कि एजिथ्रोमाइसिन कितने रिजल्ट्स शो करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे रिजल्ट शो हो रहे हैं 17,431 पब्लिकेशंस शो हो रहे हैं। यदि आप एडवांस सर्च में जाते हैं आपकी इंफॉर्मेशन और रिफाइन हो जाएगी। सपोज यहाँ पे एजिथ्रोमाइसिन है, यदि आप एजिथ्रोमाइसिन लिक्विड का सर्च कर रहे हैं या फिर एजिथ्रोमाइसिन सॉलिड का सर्च कर रहे हैं, यदि सपोज आप लिक्विड का सर्च कर रहे हैं तो चलिए करके देखते हैं कि यहाँ पे कितने रिजल्ट्स आते हैं। यहाँ पे 10 रिजल्ट्स शो हो रहे हैं, यानी कि
एडवांस सर्च में आप अपनी इंफॉर्मेशन को और रिफाइन कर रहे हैं, जिससे कि बहुत ही सिलेक्टेड जो कि आप सर्च करना चाहते हैं, यदि एजिथ्रोमाइसिन आप लिक्विड या फिर सॉलिड या फिर इंजेक्टेबल फॉर्म में अगर आप सर्च करना चाहते हैं और आप वही एडवांस सर्च में आप डालेंगे तो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन ही आपको मिलेगी। वैसे ही वाइको का भी पेटेंट स्कोप जो कि पब्लिक सर्च इंजन है, देखिए ये कैसे वर्क होता है। और यदि यहाँ पे हम एजिथ्रोमाइसिन डाल के देखते हैं तो देखते हैं क्या शो होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रिजल्ट शो हो रहे हैं, 1546 रिजल्ट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। और यदि आप अपनी सर्चिंग को एडवांस सर्च में डालते हैं तो देखते हैं अभी एजिथ्रोमाइसिन का कितना शो होता है। एजिथ्रोमाइसिन यानी कि अब आप देखिए यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन और जितना आप रिफाइन करते जाएंगे उतना ही आपको इंफॉर्मेशन रिफाइन मिलती जाएगी। ऑफिस कौन सा है, यदि आप पर्टिकुलर ऑफिस देखना चाहते हैं या फिर पीसीटी है या पर्टिकुलर कोई कंट्री का ऑफिस की इंफॉर्मेशन से अगर आप सर्च करना चाहते हैं, सपोज हम करते हैं साउथ अफ्रीका, देखते हैं अभी यहाँ पे कितने रिजल्ट शो होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे 39 रिजल्ट शो हो रहे हैं। यानी कि अगर आपको अपनी इंफॉर्मेशन को प्रिसाइज करना है तो उसी के हिसाब से ही आपको इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। यदि हम डालते हैं यहाँ पे एजिथ्रोमाइसिन लिक्विड तो देखते हैं कि यहाँ पे अभी कितने रिजल्ट शो होते हैं। एजिथ्रोमाइसिन लिक्विड के यहाँ पे हमको सिर्फ 29 रिजल्ट शो हो रहे हैं। तो जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आपको चाहिए उसी हिसाब से आप इंफॉर्मेशन डालेंगे उस पर्टिकुलर पब्लिक सर्च इंजन में, चाहे तो वो किसी कंट्री का है या फिर आप वाइको का अगर सर्च कर रहे हैं या फिर वो आईपी इंडिया का अगर आप सर्च कर रहे हैं। चलिए आगे हम देखते हैं इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन क्या है। मान लीजिए हम टाइटल एंटर करते हैं कोई फोल्डेबल चेयर, आप अपने हिसाब से जो आप सर्च करना चाहते हैं आप वो सर्च करके देखिए, आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी। क्या होता है इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन, भी इसमें आप देख सकते हैं कि कितने रिजल्ट शो हो रहे हैं। 807 रिजल्ट शो हो रहे हैं। जैसे मैंने डाला कि फोल्डेबल चेयर, इसमें फोल्डेबल और चेयर के रेलिवेंट जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो पूरी आपको यहाँ पेटेंट सर्च में मिल जाएगी और पूरे टाइटल्स आपको मिल जाएंगे। चलिए हम देखते हैं इसमें एक कोई पर्टिकुलर टाइटल अगर हमको देखना है, that is the multifunctional expandable wheelchair। यहाँ पे आप देखेंगे एप्लीकेशन नंबर है उस पेटेंट एप्लीकेशन जो फाइल की है। यहाँ पे हम सर्च करते हैं पेटेंट क्लासिफिकेशन कैसे होती है और कितनी कैटेगरीज है पेटेंट क्लासिफिकेशन की। यहाँ पे आप देखेंगे इन्वेंशन टाइटल मेंशन है, पब्लिकेशन नंबर है, पब्लिकेशन डेट है, पब्लिकेशन टाइप है। पब्लिकेशन टाइप यानी कि वो एप्लीकेशन या तो वो ऑर्डिनरी है, कन्वेंशन या फिर इंटरनेशनल एप्लीकेशन है। जैसे कि हमने कहा था कि फील्ड ऑफ इन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि इन्वेंशन किस फील्ड से बिलोंग करती है वो मेंशन करना भी बहुत जरूरी है। अभी अगर आप देखेंगे कि इन्वेंटर और एप्लीकेंट सेम ही है ऐसा कंपल्सरी नहीं है। बहुत सारे केसेस में जो इन्वेंटर है वो एप्लीकेंट भी हो सकते हैं, या फिर कुछ केसेस में ऐसे हैं कि यदि कोई इन्वेंटर्स एज ए एम्प्लॉय हैं तो उनका नाम एज ए इन्वेंटर डाला जाएगा, और यदि कोई इंस्टीट्यूट या फिर कोई यूनिवर्सिटी है तो उस यूनिवर्सिटी का नाम एज ए एप्लीकेंट डाला जाएगा। लेकिन इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में इन्वेंटर और एप्लीकेंट सेम है तो इसलिए इन्होंने दोनों को सेम मेंशन किया है। एब्स्ट्रैक्ट प्रोवाइड किया है, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड की है जिसमें कि क्लेम्स से मेंशन किए, यानी कि ये कंप्लीट एप्लीकेशन फाइल की गई है जिसमें जिस भी एप्लीकेशन में क्लेम्स होंगे इट मींस वो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन है। प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन के लिए क्लेम्स आर नॉट कंपल्सरी, वहाँ पे जरूरत नहीं है क्लेम्स को देना ही पड़ता है, बट कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में यस डेफिनेटली क्लेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन यहाँ पे मेंशन किया है, इन्होंने क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे मेंशन किया है ए और सी। चलिए ये कैटेगरी क्या है ये भी देखते हैं। हम गए वाइको के वेबसाइट पे, वाइको इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन में। यदि आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे 8 कैटेगरीज दी गई हैं पेटेंट क्लासिफिकेशन की। डिपेंडिंग अपॉन आपकी इन्वेंशन किस फील्ड से रिलेटेड है वो 8 कैटेगरीज यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं। जैसे कि इस पेटेंट एप्लीकेशन में प्रोवाइड किया गया है ए और सी। अभी देखते हैं ए और सी कैसे सर्च हो रहा है।
ए यानी कि ह्यूमन नेसेसिटी, ऑब्वियसली यदि व्हील चेयर है तो ह्यूमन नेसेसिटी है, इसलिए कैटेगरी ए दी गई है। अभी आप देखिए कि सी क्यों दी गई है। सी क्योंकि केमिस्ट्री और मेटलर्जिकली है, यानी कि मल्टी फंक्शनल एक्सपेंडेबल व्हील चेयर, यानी कोई स्पेशलिटी है उस व्हील चेयर की, कोई एक स्पेशल फॉर्म की व्हील चेयर है। तो देखते हैं यहाँ क्लासिफिकेशन में किस तरह से प्रोवाइड की जाती है। यहाँ जब इन्होंने मेंशन किया है मल्टी फंक्शनल एक्सपेंडेबल व्हील चेयर, ए कैटेगरी अगर यदि उन्होंने दी है, ए में भी उन्होंने फर्दर क्लासिफिकेशन दी हैं। हमको अगर सपोज एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहिए, मल्टी फंक्शनल एक्सपेंडेबल व्हील चेयर, यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड किया है A61P00। चलिए देखते हैं ये कैसे आ रहा है। आप यहाँ पे अगर देखेंगे कि ए के बहुत सारे क्लासिफिकेशन है ह्यूमन नेसेसिटी में, चाहे तो एग्रीकल्चर के रिलेटेड है, चाहे तो फूड स्टफ है, पर्सनल और डोमेस्टिक आर्टिकल्स हैं, तो हर एक को अलग कैटेगरी प्रोवाइड की गई है। उसमें A01, A21, A41। अभी यहाँ पे दिया है मेडिकल और वेटनरी, क्योंकि ये इन्वेंशन बिलोंग कर रही है बायोकेमिस्ट्री से, यानी कि मेडिकल फील्ड यहाँ पे आ रही है, तो इसलिए यहाँ पे A61 है मेडिकल और वेटनरी साइंस। A61 में भी यदि उन्होंने कोई स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड किया है तो वो भी देखते हैं। A61 में इन्होंने P किया है। P कैसे आया है ये देखिए। ये देखिए ये क्लासिफिकेशन A61P0025180000 ये आया है A61P। यदि आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको ये सिंबल मिलेगा, दैट इज द A61P0025180000। तो यहाँ पे हमारी क्लासिफिकेशन है वो एज अ एंटीसाइकोटिक्स न्यूरोलेप्टिक्स, यानी कि जो इन्वेंशन ये बिलोंग कर रही है फॉर द पीपल who cannot move by themselves, उसके लिए है ये मल्टी फंक्शनल एक्सपेंडेबल व्हील चेयर। तो यहाँ से ये क्लासिफिकेशन आई है, इसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन, जो कि 8 कैटेगरीज में डिवाइड की जाती है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि क्लासिफिकेशन सिर्फ एक ही फील्ड से बिलोंग कर रही है या एक ही कैटेगरी से बिलोंग कर रही है। दैट कैन बी मोर देन वन। यहाँ पे आप देखेंगे तो A61C है, यानी ए और सी दोनों कैटेगरीज से ये बिलोंग करती है। उसमें भी सब कैटेगरीज या सब क्लासिफिकेशन उन्होंने यूज किया है। अभी यहाँ पे तो यूज किया है ए यानी कि ह्यूमन, और सी क्यों यूज किया है चलिए वो भी देखते हैं हम। सी दैट इज रिलेटेड टू द केमिस्ट्री एंड मेटलर्जी। यहाँ पे इन्होंने क्या यूज किया है इसमें, सी दैट इज द 08G। चलिए सर्च करते हैं 08G कहाँ पे आ रहा है। सी आया ये, सी दैट इज द 08 यहाँ पे हम सर्च करेंगे C08G। ओके, मींस सब क्लासिफिकेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उतनी ही रिफाइन जब हमको करना है अपने क्लासिफिकेशन को तो हमें इसको यूज करना पड़ेगा। C08G दैट इज द 001822। यहाँ पे यदि आप देखेंगे कि कंटेनिंग द मेटल कंपाउंड्स, यानी कि इस पेटेंट फाइलिंग के लिए बोथ मेडिकल एंड केमिस्ट्री फील्ड का यूज हो रहा है, क्योंकि मेटल यूज किया गया है, तो इसलिए कैटेगरी दी गई है 08, जो कि अगर आप देखेंगे तो वो यहाँ से आ रही है C08। यदि आप देखेंगे तो सिंबल दैट इज रिप्रेजेंटिंग C08G 00182200 एंड 00। ओके, यदि आपने अपनी एप्लीकेशन को सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट कर दिया है तो आफ्टर 18 मंथ्स ऑटोमेटिक पब्लिकेशन हो जाएगा आपकी एप्लीकेशन का अंडर सेक्शन 11A1। लेकिन यदि आप उसे प्रोसेस फास्ट करना चाहते हैं, यानी कि फास्ट पब्लिकेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी प्रोविजन है। चलिए देखते हैं हमारा पेटेंट जर्नल कैसा होता है। देखिए ये दिखता है पेटेंट जर्नल, जो कि हर फ्राइडे को रिलीज होता है। पब्लिकेशन ऑफ द पेटेंट ऑफिस
इज अ पेटेंट जर्नल। ये 3 मंथ के बाद जैसे मैंने कहा ऑटोमेटिक पब्लिकेशन हो जाता है। यदि अगली पब्लिकेशन चाहिए तो उसके लिए अलग से फीस पे करके अंडर सेक्शन 11(8) उसके लिए भी प्रोविजन दिया है पेटेंट ऑफिस ने। देखिए कैसा दिखता है ये अर्ली पब्लिकेशन। यदि आप देखेंगे कि फॉलोइंग पेटेंट एप्लीकेशंस हैव बीन पब्लिश्ड अंडर सेक्शन 11(A)(2) दैट इज द अर्ली पब्लिकेशन। यदि ये नॉर्मल पब्लिकेशन होता तो ये आता अंडर सेक्शन 11(A)(1). इस तरह से ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है पेटेंट जर्नल में हर एक पेटेंट एप्लीकेशन के लिए, जिसमें कि डेट ऑफ फाइलिंग और पब्लिकेशन डेट होता है। क्योंकि डेट ऑफ फाइलिंग है यहाँ पे 15/9/2021 और पब्लिकेशन डेट है 14/10/2022, यानी कि ये अगली पब्लिकेशन का पार्ट है। चलिए दूसरी एप्लीकेशन भी देखते हैं। ये है डेट ऑफ फाइलिंग 30/12/2021 और पब्लिकेशन डेट है 14/10/2022, यानी कि भी अगली पब्लिकेशन है। यदि ये आफ्टर 18 मंथ्स होगा तो वो ऑटोमेटिक पब्लिकेशन का पार्ट माना जाएगा। यहाँ से आपको पता चल सकता है कि क्या आपका पेटेंट एप्लीकेशन आप जो फाइल करने जा रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है कि जो आप इंफॉर्मेशन आप जो पेटेंट फाइलिंग आप करने जा रहे हैं, क्या आपका पेटेंट इनमें से किसी एप्लीकेशन से मैच तो नहीं होता है। यदि मैच होता है तो आपको मॉडिफिकेशंस ऑब्वियसली अपनी पेटेंट एप्लीकेशन में करनी पड़ेगी। ये एक बेस भी होता है प्री ग्रांट अपोजिशन का, यानी कि ग्रांट पेटेंट एप्लीकेशन, यानी कि पेटेंट को ग्रांट देने से पहले यदि आपको लगता है कि कुछ खामियां है इस पेटेंट एप्लीकेशन में तो वो आता है प्री ग्रांट अपोजिशन का पार्ट। और पब्लिकेशन के बाद फिर पार्ट आता है एग्जामिनेशन का। एग्जामिनेशन में क्या आता है कि यदि आपको अपनी एप्लीकेशन को एग्जामिन कराना है तो वो ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है, उसके लिए आपको रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन करना पड़ता है। उसके बाद ही आपकी एप्लीकेशन को एग्जामिन किया जाता है बाय द एग्जामिनर्स।